I said, if you're not going to pay your bills, we're not going to defend you. 60 से 70 सालों में दुनिया जितना मूव करती है, डोनाल्ड ट्रंप ने उससे बहुत ज़्यादा महज 6-7 हफ्तों में कर दिया। और अभी तो ट्रंप की पिक्चर शुरू हुई है। पिक्चर की शुरुआत में उन्होंने यूरोप की जो धुरी है वो हिला दी। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो अमेरिका माइनस रशिया यूरोप के साथ खड़ा था, उसे छोड़कर अब उसी रूस के साथ खड़ा हो गया है। इसे यूरोप का हिस्सा यूक्रेन के युद्ध के मामले में राष्ट्रपति ट्रंप ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके बाद सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि बाकी का यूरोप भी दहशत में है। दहशत इस बात की है कि यूक्रेन से निपटने के बाद रशिया बाकी के यूरोप की ओर बढ़ेगा। ऐसे में यूरोप के बिग फोर यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली में इसे लेकर बहस हो रही है कि बिना अमेरिका के यूक्रेन को कैसे डिफेंड किया जाए। इसी पर बात करेंगे इस स्टोरी में कि अगर बिना अमेरिका के यूरोप अपने बूते यूक्रेन को या फॉर दैट मैटर खुद को डिफेंड करने उतरता है तो उसको इसकी किस तरीके की कीमत चुकानी पड़ेगी। Plan to stop the fighting. Discuss that plan with the United States. नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन का सूरज अस्त हो गया, लेकिन इस वॉर से यूएसएसआर नाम का जो एक हीट जनरेट हुई उससे बचने के लिए ब्रिटेन अमेरिका के छाते के नीचे चला गया। अब जब ब्रिटेन ही अमेरिकी छतरी के नीचे था तो बाकी के यूरोप की औकात क्या थी। सो एक एक करके सब अमेरिका के छाते के नीचे सुरक्षा लेने चले गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से लेकर 2025 तक यानी करीब 80 सालों तक सब हंकी डोरी चल रहा था। फिर एक दिन अचानक से ट्रंप ने छाता खींच लिया। वैसे ट्रंप ने 2017 से 21 वाले अपने पहले प्रेसिडेंशियल टर्म में इसका इशारा कर दिया था कि देयर इज़ नो फ्री लंच। तब उन्होंने कहा था कि यूरोप को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, अमेरिका उनका बिल नहीं भरेगा। फर्स्ट टर्म में तो ट्रंप ने बस इशारा किया था, लेकिन सेकंड टर्म में जब वो दोबारा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सीधा एक्शन लिया। इसके बाद ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने फाइनली ये कहा है कि ब्रिटेन अपना डिफेंस बजट बढ़ाएगा। फिलहाल ये ब्रिटेन की जीडीपी का 2.3% है। 2027 तक इसको बढ़ाकर 2.7% करने का प्लान है ब्रिटेन का। इसके पहले कीर ने कहा था कि वो यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए अपने शांति सैनिक यूक्रेन भेजने को तैयार है। ब्रिटेन के पीएम का कहना है कि आने वाले सालों में उनके देश को अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। उनके मुताबिक डिफेंस पर खर्चा बढ़ाकर ब्रिटेन यूक्रेन को हमेशा के लिए वहाँ पे शांति स्थापित करने का जो उनका प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेगा। उनका कहना है कि यूक्रेन की मदद और यूरोप की सुरक्षा के लिए बाकी के जो यूरोपीय देश हैं उनको भी इसी तरीके का प्लान बनाना पड़ेगा। कीर की ऐसी बातों का फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने तो समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा कि यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए वो वहाँ पर अपने शांति सैनिक भेजने को तैयार है। जबकि बिग फोर में 2 और देश हैं, मेलेनी का इटली और अगले चांसलर का इंतजार कर रहा है जर्मनी। ये दोनों ही देश ऐसे किसी भी एक्शन को लेकर नॉन कमिटल हैं। दरअसल ब्रिटेन के पीएम ने कोलिशन ऑफ द विलिंग माने जो लोग तैयार हैं उनका एक गठबंधन बनाने की बात कही है। ये गठबंधन यूरोप के ऐसे देशों का होगा जो यूरोप को खुद ही डिफेंड करने के लिए तैयार है। हालांकि हाल ही में जर्मनी में चुनाव हुए, ऐसे में वहाँ पे सरकार नहीं बनी है और वहाँ से कुछ साफ निकल के नहीं आ रहा। जर्मनी में हाल में जो चुनाव हुए उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि फ्रेडरिक मर्ज वहाँ के अगले चांसलर होंगे। उनके आने से पहले ब्रिटेन के ऐसे कॉल पर उनके देश में बहस हो रही है। बहस इस बात पर हो रही है कि क्या डिफेंस पर जर्मनी को जो खर्चा बढ़ाना है उसके लिए इस देश को खुल के कर्ज लेना चाहिए। ये बहस इसलिए हो रही है क्योंकि जर्मनी ने अभी तक ऐसे कर्ज लेने पर पाबंदी लगा रखी है। हो सकता है कि जर्मनी ये पाबंदी हटा दे। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रशिया के अलावा यूरोप की कई बड़ी ताकतों के बीच नेटो नाम का एक अलायंस बना। इस अलायंस का काम यूएसएसआर को काउंटर करना था। बाद में यूएसएसआर टूट गया और रूस अकेला बचा, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। फिर भी इतना पावरफुल था कि इसको काउंटर करने के लिए नेटो को और मजबूत करने का कार्यक्रम चलता रहा। अमेरिका के कई प्रेसिडेंट्स ने इसे और मजबूत करने का काम किया, लेकिन जब ट्रंप पहली बार आए तो उन्होंने कहा कि यूरोप की सुरक्षा का बिल अमेरिका नहीं भरेगा। अगर यूरोप को अमेरिकी सुरक्षा चाहिए तो उसे नेटो का बिल भरना होगा। अब जो यूरोप के देश हैं उनको इस बात का डर है कि अगर ट्रंप के अमेरिका ने नेटो से विड्रॉ कर लिया तो यूक्रेन तो छोड़िए, बाकी के यूरोप को कौन डिफेंड करेगा। उल्टे ट्रंप तो सीधे पुतिन से हाथ मिलाने को तैयार हैं। इस वजह से यूरोप की हालत ख़राब है। इसके बावजूद सच तो ये भी है कि रूस एकदम से कल ही फ्रांस या ब्रिटेन या जर्मनी जैसे किसी देश पर हमला नहीं कर देगा,
लेकिन यूरोप की नींद ये सोचकर उड़ी हुई है कि हर बीतते दिन के साथ रशिया कितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, और अगर रूस यूक्रेन युद्ध में जीत हासिल कर लेता है तो मोरालिटी के नाम पे वो जो इंडिया जैसे कंट्रीज को यूरोप लेक्चर देता आया है उसका क्या होगा। इसी वजह से यूरोप के कई देश यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अपनी कमर कसने लग गए थे। जैसे कि जर्मनी ने $103 बिलियन का एक फंड क्रिएट किया था इस वॉर के शुरू होने के बाद। इस फंड के जरिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ठंडे पड़े जर्मन के डिफेंस सिस्टम को, जर्मनी फोर्सेस को मॉडर्नाइज किया जाना है। हालांकि यूक्रेन युद्ध अपने तीसरे साल में है और जर्मनी अभी तक यही फंड खर्च नहीं कर पाया। ऊपर से बहस इस पर हो रही है कि यूक्रेन और यूरोप को डिफेंड करने के लिए जर्मनी को अपने डिफेंस बजट को और बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अगर यूक्रेन सेंट्रिक बात करें तो 2024 में अमेरिका ने यूक्रेन को जितनी मदद दी है उसको रिप्लेस करने के लिए यूरोपियन यूनियन को अपनी जीडीपी का 0.12% खर्च करना होगा। और यूरोप अगर बिना अमेरिका के यूक्रेन को डिफेंड करने की सोचता है तो उसके लिए खर्च इकलौता सिरदर्द नहीं होगा, बल्कि यूरोप को इसके लिए ट्रंप के खिलाफ जाना पड़ेगा। ट्रंप के खिलाफ जाने की स्थिति में यूरोप को ज़मीन पर सैनिक उतारने होंगे, नेवी, एयरफोर्स और जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है नेटो के स्केल का, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पर भी खर्च करना होगा। एक असेसमेंट आया है जिसके मुताबिक इन सब के लिए यूरोपियन यूनियन को अपनी जीडीपी का 3.5% हर साल खर्च करना पड़ सकता है। इतनी बड़ी रकम के लिए यूरोप में रीआर्मामेंट बैंक जैसे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, मतलब एक ऐसा बैंक जो यूरोप को फिर से हथियार बंद करने का काम करे। इस पर भी बात हो रही है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसके लिए लोन दे दे। बात तो ये भी हो रही है कि जैसे यूरोपियन यूनियन ने कोरोना महामारी के दौरान 750 बिलियन यूरो का एक फ़ंड क्रिएट किया था यूरोप को रिवाइव करने के लिए, वैसा ही एक फ़ंड भी क्रिएट हो सकता है यूरोप को रशिया से डिफेंड करने के लिए। न सिर्फ रशिया से डिफेंड करने के लिए बल्कि अब तो अमेरिका से भी डिफेंड करने के लिए। ऐसे डिबेट्स के बीच एक तरफ तो रशिया और अमेरिका के खिलाफ यूक्रेन अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ थोड़े ही दिन पहले एक बड़ी ताकत की तरह दिखने वाला पूरा यूरोप और यूरोपियन यूनियन भी अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ता फिलहाल तो कम से कम दिखाई दे रहा है। इसे जो भी निकल कर आएगा बहुत अद्भुत होगा। आपको इस पूरे मामले पे जो भी लगता है, आपका जो ओपिनियन है, जो पिक्चर इमर्ज हो रही है उसके ऊपर, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।